आज की कहानी है, क्या चिलमन आपा की चालों से बच पाई। आपा, दरवाज़ा बंद कर लो, मैं निकल रही हूँ। और हाँ, आज आने में थोड़ी देर हो सकती है। स्कूटी सर्विसिंग के लिए दूंगी। अब्बा ने निगम का टैक्स भरने को भी तो दिया था, उसका क्या करेगी। भर दूंगी। और भी कई काम हैं। रियाद और शिगुफ्ता की शादी की सालगिरह का गिफ्ट भी ले लूँगी। ठीक है, जो भी हो जल्दी आना। 2 घंटे में आ जाना, ज़्यादा देर ना हो। कह आपा ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मैं गिने हुए चंद घंटों के लिए पूरी तरह आज़ाद थी। जब भी घर से निकलती हूँ, मेरी हाथों में घड़ी की सुइयाँ पकड़ा दी जाती हैं। ये सुइयाँ मेरे जहन को वक्त वक्त पर वक्त का आगाह कराती भेजती हैं। अपराध बोध से, औरत होकर खतरों के बीच घूमने के डर से, खानदान की नाक की ऊंचाई कम हो जाने के खतरे से, और मैं दौड़ती होती हूँ काम निपटाकर जल्दी दरवाजे के अंदर हो जाने को। किन दिमागी खुराफातों में उलझा दिया मैंने इतने बगावती तेवर, तो हिजाब की तौहीन है। खैर, क्यों ना इन चंद घंटों में लगे हाथ अपने घर वालों से भी रूबरू करा दूं। तो हम कानपुर के बाशिंदे हैं। मेरे अब्बा होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। 70 की उम्र में भी उनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। मेरे वालिदान अपनी बिरादरी के हिसाब से बड़े खुले दिलो दिमाग वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। 6 बहनों में मैं सबसे छोटी। मैंने माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी की है। मेरी सारी बहनों को भी अच्छी तालीम की छूट दी गई थी और वे भी बड़ी डिग्रियां हासिल करने में कामयाब हुई। हमें याद है, हम सारी बहनें बढ़िया रिजल्ट लाने के लिए कितनी जी तोड़ मेहनत करती थीं और पढ़ने से आगे करियर भी मेरे लिए मायने रखता था। मुझे एक प्राइवेट संस्थान में अच्छी सैलरी पर लेक्चरर की जॉब मिल रही थी, लेकिन यह बात मेरे अब्बा की खींची गई आज़ादी की लकीर से उस पार की हो जाती थी। साहिबा आपा को छोड़ वैसे तो मेरी सारी बहनों ने ऊंची डिग्रियां हासिल की थी, लेकिन दीगार बात यह भी थी कि अब वे सारी अपनी अपनी ससुराल की मोटी तगड़ी चौखट के अंदर बुर्के में कैद थीं। हाँ, मेरे हिसाब से कैद ही। उन्होंने अपने सर्टिफिकेट को दिमाग के जंग लगे कबूलनामे के बक्से में बंद कर राजी खुशी ताउम्र इस तरह बसर करने का अलिखित हुक्म मान लिया था। वे उन गलतियों के लिए शौक से शौहर की डांट खाती, जिन्हें उनके शौहर भी अक्सर सरेआम किया करते। वे सारी खायतों को आंख मूंद कर मानती और लगे हाथों मुझे मेरे तेवर पर कोसती रहती। वालिदान के घर मैं और सबसे बड़ी आपा रहती थी। बाकी मेरी 4 बहनों की कानपुर के आसपास ही शादी हुई थी। ये सभी बहनें पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बाहरी कामकाज में भी स्मार्ट थीं। वैसे अब ये बातें बेजा थीं, ससुराली कायदों के खिलाफ थीं। सबसे बड़ी आपा साहिबा की शादी कम उम्र में ही हो गई थी। उनका पढ़ाई में मन नहीं था और शादी के लिए वे तैयार थीं। बाद में कुछ सालों में उनका तलाक हो गया और वे अपने बेटे रियाद के साथ हमारे पास रहने आ गई। मेरी दूसरी आपा जीनत की शादी पड़ोस के गांव में ही हुई थी। उनकी बेटी शिगुफ्ता की अच्छी तालीम के लिए अब्बा ने अपने पास रखा। उम्र बढ़ने के साथ रियाद और शिगुफ्ता के बीच गुलशन गुलफाम होने लगे, तो इन लोगों की शादी पक्की कर दी गई। अब्बा के बनाए घर में हम सब बड़े प्रेम से रहते थे। हाँ, प्रेम के बाड़े के अंदर उठापटक तब होती है जब अब्बा की दी गई आज़ादी के निशान से हमारे कदम कुछ कम ज़्यादा हो जाते। घर में पूरी तरह इस्लामी कानून लागू था। बावजूद इसके अब्बा कुछ हद तक अपने खुले विचारों के लिए जाने जाते थे, मगर यह हद जिससे अब मेरा ही हर वक्त वास्ता पड़ता मेरे लिए कोफ्त का सबब बन गया था। मैं चिढ़ी सी रहती कि मैं क्यों ना अपनी तालीम को अपनी कामयाबी का ज़रिया बनाऊं। क्यों वालिदान का घर संभालते ही मैं ज़ाया हो जाऊं। सारे काम निपटाकर रियाद और शिगुफ्ता के तोहफे लेकर मैं जब अपनी स्कूटी सर्विसिंग में देने पहुंची, तो 4 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। मन में बुरे ख्यालात आने लगे। घर में फिर वही बेबात की बातें। दिमाग गरम। मैं स्कूटी देकर जल्दी सड़क पर आई और ऑटो का इंतज़ार करने लगी। अभी ऑटो के इंतज़ार में बेचैन ही हो रही थी कि पास खड़ी एक दुबली पतली सांवली सामान्य से कुछ ऊंची हाइट की लड़की
विचित्र स्थिति से जूझती मिली। उसकी तुलना में उसकी भारी भरकम ड्यूएट ने उसे खासा परेशान किए हुआ था। सर्विस सेंटर के सामने उसकी गाड़ी सड़क से उतर गई थी और वह उसे खींचकर सड़क पर उठाने की कोशिश में अपनी ताकत ज़ाया कर रही थी। हाइट वैसे मेरी उससे भले ही कुछ कम थी, लेकिन अपनी बाजुओं की ताकत का जायज़ा लिया मैंने तो वे उससे 20 ही लगी मुझे। मैंने पीछे से उसकी गाड़ी को एक झटके में यूं धक्का दिया कि गाड़ी आसानी से सड़क पर आ गई। पीछे से अचानक मिल गई इस आसान राहत पर उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने पीछे मुड़कर मुझे देख मुझ पर अपनी सवालिया नज़र रख दी। मैंने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। बदले में उस सलोनी सी लड़की ने मुझ पर प्यारी सी मुस्कान डाली। मैं पढ़ाई पूरी करके 3 सालों से घर में बैठी हूँ। मेरी उम्र 26 की हो रही, उसकी भी कोई यही होगी। उसकी शुक्रिया अदायगी से अचानक ऐसा लगा मुझे जैसे कभी हम मिली थी। मेरी उम्मीद से आगे उसने मुझसे पूछ लिया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वह मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ सकती है। तब तक ऑटो को मैंने रोक लिया था, इसलिए उसे मना करना पड़ा। हाँ, वह मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, इसलिए मैंने उससे उसका फ़ोन नंबर मांग लिया। ऑटो में बैठकर मैं उस सलोनी लड़की के बारे में ही सोचती रही। वह नयनिका थी। छोटी छोटी आंखें, छोटी सी नाक पर मासूम सी सूरत, सांवली त्वचा, निखरी ऐसी जैसे चमक शांति और बुद्धि की हो। बार बार मेरे जहन में एहसास जागता रहा कि इससे मैं कहीं मिली हूँ, लेकिन वे पल मुझे याद नहीं आए। शाम को 4 बजे तक घर लौट आने का हुक्मनामा साथ ले गई थी, लेकिन अब 6 बजने में कुछ ही मिनटों का फासला था। सूर्य का दरवाज़ा बंद होते ही एक लड़की बाहर महफूज नहीं रह सकती, या तो बेवफाई की कालिक, या फिर बिरादरी वालों की तोहमत, अथवा औरत पर मंडराता जनूनी काला साया। कहते हैं हिजाब हट रहा है। हिजाब तो समाज के दिमाग पर पड़ा है। समाज की सोच हिजाब के पीछे चेहरा छिपाए खड़ी है। वह रोशनी से खौफ खाती है। जब तक उस हिजाब को नहीं हटाओगे, औरतों के हिजाब हट भी गए तो क्या। अब्बा अम्मी पर बरस रहे थे, लड़की ज़ात को ज़्यादा पढ़ा लिखा देना से यही होता है। मैं ही कम अक्ल था जो अपनी बिरादरी के उसूलों के खिलाफ जाकर लड़कियों को इतना पढ़ा डाला। पैर में चटके बांध दिए। उसकी सभी बहनें खानदान के रिवाजों की कद्र करते चल रही हैं। उनकी कौन सी बेइज्जती हो रही है। वे तो किसी बात का मलाल नहीं करती, और इस छोटी चिलमन का यह हाल क्यों। मैं कह देता हूँ, वह कितना भी रोक ले, वाकर अली से उसे निकाह पढ़ना ही है। उसके आपा के बेटे बेटियों की शादी हो गई और यह अभी तक करियर बनाएगी। और क्या बनाएगी। इतना पढ़ा दिया, बिन बुर्के यूनिवर्सिटी जाती रही, अब भी बुर्का नहीं पहनती। मैं भी कुछ कहता नहीं, चलो ज़माने के हिसाब से हम भी उसे छूट दें, लेकिन यह तो किसी को कुछ मानना ही नहीं चाहती। अब्बा की पीठ दरवाजे की तरफ थी। उन्होंने देखा नहीं मुझे। वैसे मुझे और उन्हें इससे फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला था। मुझे जितनी आज़ादी थमाई गई थी, उसका सारा रस बार बार निचोड़ लिया जाता था और मैं सूखे हुए चारे की जुगाली करती जाती थी। वैसे मेरा मानना तो यह था कि जो दी हो गई हो वह आज़ादी कहाँ। मेरी शादी मेरे खाला के बेटे से तय करने की पहल चल रही थी। वाकर अली नाम था उसका। वह मैट्रिक पास था। अपनी बैग्स की दुकान थी। दिन रात एक करके ईमानदारी से कमाई गई मेरी माइक्रोबायोलॉजी की एमएस की डिग्री चुल्लू भर पानी मांग रही थी डूब मरने को, और घर वाले मेरी बहनों का नाम गिना रहे थे। कैसे वे ऊंची डिग्रियां लेकर भी कम पढ़े लिखे बिजनेस और खेती करने वाले पतियों से बाखुशी निभा रही हैं। वाकई में मैं घर वालों की नज़रों में उन बहनों जैसी अक्लमंद, गैरतमंद और धीरज वाली नहीं थी। वाकर अली आज मुझे देखने आया। वैसे देखा मैंने उसे, ज़्यादा मुझ जैसी हाइट, 5 फुट 5 इंच से ज़्यादा नहीं होगी। सामान्य शक्ल सूरत, वैसे इसकी कोई बात नहीं थी। लेकिन जो बात हुई वह तो ज़रूर कोई बात थी। वकौल वाकर अली, घर पर रह लेंगी ना। हमारे यहाँ शादी के बाद औरत को घर से बाहर अकेले घूमते रहने की इजाज़त नहीं होती,
और आपको बुर्के की आदत डाल लेनी होगी। आपको बिरादरी का ख्याल रखना चाहिए था। मैं अब्बा की इज्जत का ख्याल कर चुप रही, मगर मैं चुप नहीं थी, सोच रही थी कि ये इजाज़त देने वाले क्या क्या सोचकर इजाज़त देते हैं। जहन में सवाल थे कि क्या क्या फ़ायदा होता है अगर आपके घर लड़कियां शादी के बाद घर से अकेले नहीं निकलें, या क्या नुकसान हो जाता है अगर निकलें तो। क्या बीवी पर भरोसे की कमी है, या मर्ज़ात पर ख़ानदानी आबरू के नाम पर काले सायों से ढकी रहने वाली औरतों की इज़्ज़त घर में कितनी महफूज है। वाकर अली मेरे अब्बा की तरह ही कई सारे कानून मुझ पर थोप कर चला गया कि अगर राज़ी रहूं तो अब्बा उससे बात आगे बढ़ाएं। अब्बा तो जैसे इस बंदे के गले में मुझे बांधने को बेताब हुए जा रहे थे। घर में 2 दिन से इस बात पर बहस छिड़ी थी कि आखिर मुझे उस आदमी से दिक्कत क्या है। एक जोरू को चाहिए क्या, अपना घर बार, दुकान, इतना कमाऊं पति, गाड़ी, काम लेने को घर में 2-3 मददगार हमेशा हाजिर। क्या बताऊं क्या नहीं चाहिए मुझे। मुझे तो ये सब चाहिए ही नहीं। मैंने सोचा एक बार साहिबा आपा से बात की जाए। दीदी हैं, कुछ तो समझाएंगी मुझे। अभी मैं सोचकर अपने बिस्तर से उठी ही थी कि साहिबा आपा मेरे कमरे का दरवाज़ा ठेल अंदर आ गईं। बिना किसी लाग लपेट के मैंने कहा, आपा मैं परेशान हूँ आपसे बात करने को। बीच में टोक दिया आपा ने, हम सब भी परेशान हैं। आखिर तू निकाह क्यों नहीं करना चाहती। वाकर अली किस लिहाज से बुरा है, पर वही क्यों। हाँ वही, क्योंकि वह हमारी जिन ज़रूरतों का ख्याल रख रहा है उनका और कोई नहीं रखेगा। मैं उत्सुक हो उठी थी। क्या, कैसी मदद। वह तुझे बुटीक खुलवा देगा, तू घर पर ही रहकर कारीगरों से काम करवाकर पैसा कमाएगी। पर सिर्फ पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं। मैंने जो पढ़ा वह शौक से पढ़ा, उस डिग्री को बक्से में बंद ही रख दूं। बड़ी ज़िद्दी है तू। हाँ हूँ। अगर मैं कुछ काम करूँगी तो अपनी पसंद का, वरना कुछ नहीं। निकाह भी नहीं। जब मुझे खुद कोई पसंद आएगा तब। साहिबा आपा गुस्से में पैर पटकती चली गईं। मैं सोच में पड़ गई कि वाकर अली से ब्याह कराने का बस इतना ही मकसद है कि वह मुझे बुटीक खुलवा देगा। वह बुटीक ना भी खुलवाए तो इन लोगों को क्या। बात कुछ हज़्म नहीं हो रही थी। मन बहुत उलझन में था। बिस्तर पर करवटें बदलते मेरा ध्यान पुरानी बातों और पुराने दिनों पर चला गया। अचानक नैनिका याद आ गई। फिर मैं उसे पुराने किसी दिन से मिलान करने की कोशिश करने लगी। अचानक जैसे घुप अंधेरे में रोशनी जल उठी। अरे, यह तो 5वीं कक्षा तक साथ पढ़ी नैना लग रही है। हो ना हो वही है। अलग सेक्शन में थी, लेकिन कई बार हमने साथ खेल भी खेले। उसकी दूसरी पक्की सहेलियां उसे नैना बुलाती थी और इसलिए हमें भी इसी नाम का पता था। वह मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ पाई थी। ठीक ही है। 16-17 साल पुरानी सूरत आसान नहीं था समझना। रात के 12 बजने को थे। सोचा उसे एक मैसेज भेज दूं। अगर कहीं वह देख ले तो उससे बात करूं। संदेश उसने कुछ ही देर में देख लिया और मुझे फ़ोन किया। बातों का सिलसिला शुरू होकर हम ज्यों ही 5वीं क्लास तक पहुँचे, हमारी घनिष्ठता गहरी होती गई। जल्दी मिलने का तय कर हमने फ़ोन रखा तो बहुत हद तक मैं शांत महसूस कर रही थी। कुछ ही मुलाकातों में विचारों और भावनाओं के स्तर पर मैं खुद को नैनिका के करीब पा रही थी। वह सरल, सभ्य, शालीन और कम बोलने वाली लड़की थी। बिना किसी ऊपरी पॉलिश के एकदम सहज। उसके घर में पिता सरकारी अफसर थे और बड़ा भाई सिविल इंजीनियर। माँ भी काफ़ी पढ़ी लिखी महिला थी, लेकिन घर की साथ संभाल में ही व्यस्त रहती। नैनिका कानपुर आईआईटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करके अब पायलट बनने की नई इबारत लिख रही थी। इतनी दूर तक उसकी ज़िंदगी भले ही समतल ज़मीन पर चलती दिख रही हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी की उठापटक से मैं भी दूर नहीं रह पा रही थी। इधर मेरे घर पर अचानक अब्बा अब वाकर अली से निकाह के लिए ज़ोर देने के साथ साथ बुटीक खोल लेने की बात मान लेने को लेकर मुझसे लड़ने लगे थे। साथ कभी कभार अम्मी भी बोल पड़ती। हाँ,
आपा सीधे तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उनका मुझसे खफा रहने मैं साफ समझती थी। अब तो रियाद और शगुफ्ता भी बुटीक की बात को लेकर मुझसे खफा रहने लगे थे। अलबत्ता निकाह की बात पर वे कुछ न कहते। मैं बड़ी हैरत में थी। दिनों दिन घर का माहौल कसैला होता जा रहा था। आखिर बात थी क्या? मुझे भी जानने की जिद ठन गई। साहिबा आपा से पूछने की मैं सोच ही रही थी कि रात को किचन समेटते वक्त बगल के कमरे से अब्बा की किसी से बातचीत सुनाई पड़ी। अब्बा के शब्द धीरे धीरे हथौड़ा बन मेरे कानों में पड़ने लगे। अच्छा, तो यह वाकर अली था फ़ोन पर। रियाद की प्राइवेट कंपनी में घाटा होने की वजह से उसके सिर पर छटनी की तलवार लटक रही थी। इधर शगुफ्ता को बुटीक का काम अच्छा आता था। रियाद और शगुफ्ता के लिए एक विकल्प की तलाश थी, मुझसे बुटीक खुलवाना। लगे हाथ मेरे हाथ पीले हो जाएं, रियाद और शगुफ्ता को मेरे नाम से बुटीक मिल जाए। मालिकाना हक रियाद और शगुफ्ता का रहे, लेकिन मेरा नाम आगे करके कामगारों से काम लेने का जिम्मा मेरा रहे। शगुफ्ता को जब फुर्सत मिले वह बुटीक जाए। मैं रात को साहिबा आपा के पास जा बैठी, कहीं उनका मन मेरे लिए पसीजे, मगर वे लगी उल्टा मुझे समझाने। वाकर तो अपनी खाला का बेटा है, गैर थोड़े ही है। पहली बीवी बेचारी मर गई थी, दूसरी भी तलाक के बाद चली गई। 36 का जवान जहान लड़का, क्यों ना उसका घर बस जाए। शादी तो तुझे करनी ही है, कहीं तेरी शादी से मेरे बच्चों का ज़रा भला ना हो जाए। वह तुझे फूटी आंख नहीं सुहा रहा ना। अब आगे इनके बच्चे होंगे, हमारा घर छोटा पड़ेगा। इनका कारोबार जम जाए तो ये फ्लैट ले लें, यहाँ भी जगह बने। अब्बा फिर इस घर को बड़ा करवाकर किराए पर चढ़ाएं तो हमें भी कुछ आमदनी हो। घर तोड़ेंगे क्या अब्बा? किसका कमरा? किसका क्या? बाहर वाला। पर वह तो मेरा कमरा है। तो तू कौन सी इस घर में रह जाएगी? वाकर के घर चली तो जाएगी ही ना। ज़रा घर वालों का भी सोच चिलमन। क्या मतलब? सुबह से लेकर रात तक सबकी सेवा में लगी रहती हूँ, और क्या सोचूं? कमाल है, तुझे बिना बुर्के के आने जाने घूमने फिरने की आज़ादी दी गई है, और क्या चाहिए तुझे? हताश होकर मैं आपा के कमरे से अपने कमरे में बिस्तर पर आकर लेट गई। सच में क्या चाहती हूँ? क्या चाहना चाहिए मुझे? एक औरत को खुद के बारे में कभी सोचना नहीं है। यही सीख है परिवार और समाज की। मुझे एक दोस्त की बेहद ज़रूरत थी। नैनिका से मिलते मिलाते साल भर होने को था। बचपन का सूत्र कहूँ या हम दोनों की सोच की समानता, दोनों ही एक दूसरे की दोस्ती में गहरे उतर रहे थे। मैं जिस वक्त उसके घर गई वह अपनी पढ़ाई की तैयारी में व्यस्त थी। नैनिका कमर्शियल पायलट के लाइसेंस के लिए तैयारी कर रही थी। हम दोनों उसके बगीचे में आ गए थे। रंग बिरंगे फूलों के बीच जब हम जा बैठे तो कुछ और करीबियां हमारे पास सिमट आईं। उसकी आंखों में छिपा दर्द शायद मुझे अपना हाल सुनाने को बेताब था। शायद मैं भी। बर्दाश्त की वह लकीर जब तक अंगारा नहीं बन जाती, हम उसे पार करना नहीं चाहती। हम अपने प्रियजनों के खिलाफ जल्दी कुछ बुरा कहना सुनना भी नहीं चाहते। मैंने उससे पूछा, उदास क्यों रहती हो हमेशा? तैयारी तो अच्छी चल रही है ना? उसने कहा, कारण है तभी तो उदास हूँ। कमर्शियल पायलट बनने की कामयाबी मिल भी जाए तो हज़ारों रुपए लगेंगे इसकी ट्रेनिंग में जाने को। बड़े भैया ने तो आदेश जारी कर दिया है कि बहुत हो गया हवा में उड़ना, अब घर गृहस्थी में मन रमाओ। दिक्कत तो है, फिर कर लो शादी। क्यों? तुम मान रही हो वाकर से शादी और बुटीक की बात? वह तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी मर्जी से अलग है। अमेरिका में हर महीने लाखों कमाने वाले खूबसूरत इंजीनियर से शादी वैसे ही मेरी मंजिल नहीं, जो मैं बनना चाहती हूँ। वह बनने न देना और सबकी मर्जी पर कुर्बान हो जाना, यह इसलिए कि एक स्त्री की स्वतंत्रता मात्र उसके सिंदूर, कंगन और घूमने फिरने के लिए दी गई छूट या रहने को मिली छत पर ही आकर खत्म हो जाती है। वाकई तुम प्लेन उड़ा लोगी? मैं मुस्कुराई। वह अब भी गंभीर थी। पूछा, क्यों? अच्छे अच्छे उड़ जाएंगे, प्लेन क्या चीज़ है? वह उदासी में भी मुस्कुरा पड़ी। क्या करना चाहती हो आगे? कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल जाए
तो मल्टी इंजन ट्रेनिंग के लिए न्यूजीलैंड जाना चाहती हूँ। पापा किसी तरह मान भी जाएं तो भैया यह नहीं होने देंगे। क्यों? उन्हें इतनी भी क्या दिक्कत? वे एक सामान्य इंजीनियर, मैं कमर्शियल पायलट। एक स्त्री होकर उनसे ज़्यादा डेयरिंग काम करूं, रिश्तेदारों और समाज में चर्चा का विषय बनूं। बड़ा भाई क्यों पायलट नहीं बन सका, आदि सवाल ना उठ खड़े हों। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में उनका दोस्त इंजीनियर है। अगर मैं उस दोस्त से शादी कर लूं तो वह अपनी पहचान से भैया को अमेरिका में अच्छी कंपनी में जॉब दिलवाने में मदद करेगा। तीसरी बात यह है कि इनकी बहन को मेरे भैया पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, जो अभी अमेरिका में ही जॉब कर रही है। उफ, बड़ी टेढ़ी खीर है, मैं बोल पड़ी। सब सधे लोग हैं, पक्के व्यवसायी। मैं तो उस दोस्त को पसंद भी नहीं करती और ना ही वह मुझे। हम ही नहीं सीख पा रहे दुनियादारी। सीखना पड़ेगा चिलमन। लोग हम जैसों के सिर पर पैर रखकर सीढ़ियाँ चढ़ते रहेंगे। हम आंसुओं पर लंबी लंबी शायरियाँ लिख उन पन्नों को रूह की आग में जलाते जाएंगे। तुम्हें मिलाऊंगी अर्क से, आने ही वाला है। शाम को उसके साथ मुझे डिनर पर जाना पड़ेगा, भैया का आदेश है। नैनिका उदास सी बोली जा रही थी। मैं अब यहाँ से निकलने की जल्दी में थी। मेरी मोहलत भी ख़त्म होने को आई थी। ये शख्स कौन? अर्क साहब तो नहीं? फुर्सत से बनाया है बनाने वाले ने। मैं मन ही मन अनायास सोचती चली गई। अर्क ही थे महाशय। 5 फुट 10 इंच लंबे, गेहुए रंग में निखरे, वाकई खूबसूरत नौजवान। उन्हें देखते मैं पहली बार छुई मुई सी हया बन गई। न जाने क्यों उनसे नज़रें मिली नहीं कि चिलमन खुद आंखों में शर्माकर पलकों के अंदर सिमट गई। अर्क साहब मेरे चेहरे पर नज़र रख खड़े हो गए, फिर नैनिका की ओर मुखातिब हुए। ये नई मोहतरमा कौन? चिलमन, मेरे बचपन की सहेली। अर्क साहब ने हाथ मिलाने को मेरी ओर हाथ बढ़ाया। मैंने हाथ तो मिलाया, पर फिर घर वालों की याद आते ही मैं असहज हो गई। मैंने जोर देकर कहा, मैं चलूँगी। नैनिका समझ रही थी, बोली, हाँ तुम निकलो। अर्क मुझ पर छा गए थे। मैं नैनिका से मन ही मन माफ़ी मांग रही थी, लेकिन इस अनजाने से एहसास को जाने क्यों अब रोक पाना संभव नहीं था मेरे लिए। कुछ दिनों बाद नैनिका ने खुशखबरी सुनाई। उसकी लड़ाई कामयाब हुई थी। उसे मल्टी इंजन ट्रेनिंग के लिए राज्य सरकार के खर्चे पर न्यूजीलैंड भेजा जाना था। इस खुशी में उसने मुझे रात होटल में डिनर पर बुलाया। उसकी इस खबर ने मुझ में ना सिर्फ उम्मीद की किरण जगाई, बल्कि काफ़ी हिम्मत भी दे गई। मैंने भी आर पार की लड़ाई में उतर जाने को मन बना लिया। होटल में अर्क को देख मैं अवाक थी और नहीं भी। हल्के फुल्के खुशी भरे माहौल में नैनिका ने मुझसे कहा, तुम दोनों को यहाँ साथ बुलाने का मेरा एक मकसद है। अर्क, और तुम्हारी बातों से मैं समझने लगी हूँ कि यकीनन तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, वरना अर्क माफ़ी मांगते हुए तुम्हारे मोबाइल नंबर मुझसे ना मांगते। चिलमन, अर्क जानते हैं मैं किस मिट्टी की बनी हूँ? यह घर गृहस्थी का तामझाम मेरे बस का नहीं है। सब लोग एक ही सांचे में नहीं ढल सकते। मैं अभी न्यूजीलैंड चली जाऊंगी, फिर आते ही पायलट के काम में समर्पण। चिलमन, तुम अर्क से आज ही अपने मन की बात कह दो। अर्क खुशी से सुर्ख हो रहे थे। बोले, अरे ऐसा है क्या? मैं तो सोच रहा था कि मैं अकेला ही जी जला रहा हूँ। कुछ देर चुप रहने के बाद अर्क फिर बोले, नैनिका के पास बड़े मकसद हैं। मेरे मुंह से अचानक निकला, मेरे पास भी थे। तो बताइए ना मुझे। नैनिका ने कहा, जाओ उस कोने वाली टेबल पर और औपचारिकता छोड़कर बातें कर लो। अर्क ने पूरी सच्चाई के साथ मेरा हाथ थाम लिया था। विदेश जाकर मेरे करियर को नई ऊंचाई देने का मुझसे वादा किया। इधर शादी के मामले में अर्क ने नैनिका के घर वालों का भी मोर्चा संभाला। अब थी मेरी बारी। अर्क का साथ मिल गया तो मुझे राह दिख गई। घर से निकलते वक्त मन भारी ज़रूर था, लेकिन अब डर बेचारगी की जंजीरों से अपने पैर छुड़ाने ज़रूरी हो गए थे। कानपुर से दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ी हमने, फिर वक्त से अमेरिकन एयरवेज़ में दाखिल हो गए। साहिबा आपा को फ़ोन से सूचना दे दी कि अर्क के साथ मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने अमेरिका जा रही हूँ। वहाँ माइक्रोबायोलॉजी लेकर
काम करूँगी और अर्क को खुश रखूँगी। साहिबा आपा जैसे आसमान से गिरी हों, हकला कर पूछा, यह क्या है? हमारी आज़ादी हिजाब हटने भर से नहीं है आपा, हमारी आज़ादी में एक उड़ान होनी चाहिए। आपा के फ़ोन रख देने भर से हमारी आज़ादी की नई दास्तां शुरू हो गई थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।